दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पे हम लोग सेमेस्टर 3 के इकोनॉमिक्स माइनर 1 बी का एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स माइनर 1 बी का क्वेश्चन है मनी एंड बैंकिंग का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की मुद्रा की परिभाषा दीजिए तथा इसके कार्य एवं प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। मुद्रा की परिभाषा देने के लिए कहा जा रहा है और साथ में इसके कार्य और प्रभावों के बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स माइनर 1 का कंप्लीट तैयारी हम करवाएं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नहीं तो अगर आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग तैयारी करें या फिर पहले से अगर आप लोग तैयारी कर चुके हैं तो आप कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा ताकि हम समझ सके और किसी दूसरे सब्जेक्ट का जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं उनको करवाएं। ठीक है, इसके क्या है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं हम लोग इसकी भूमिका को, इसमें क्या कहा जा रहा है। मुद्रा का मतलब समझते हैं। मुद्रा का मतलब होता है पैसा और इसकी परिभाषा देने के लिए कहा जा रहा है इसका क्या कार्य होता है मुद्रा का और इसके क्या क्या प्रकार होते हैं इसके बारे में बताना है। कहा जा रहा है इसमें कि आधुनिक आर्थिक जीवन में मुद्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आज के टाइम में हमारे जीवन में मुद्रा का जो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय की जटिल अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन मुद्रा के बिना संभव नहीं है और आज पैसों के बिना कहा जा रहा है कि लेन देन किसी भी प्रकार का संभव नहीं हो सकता। प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। पहले के टाइम में क्या जो प्राचीन समय था वहां पर वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है, मतलब एक एक चीज को देकर के दूसरा चीज लेना, उसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। परंतु उसमें क्या कह रहा है कि परंतु उसमें अनेक कठिनाइयां थी, जैसे कि द्विज संयोग की समस्या। मतलब ऐसा जरूरी तो नहीं कि जिस चीज का जरूरत आपको है वो किसी और के पास होगा ही होगा, या फिर जिस चीज का जरूरत उसके पास है वो आपके पास होगा ही होगा। अब वस्तु विनिमय करना चाहते हैं तो दोनों को काम आने वाला वस्तु होना चाहिए। जो चीज आपको चाहिए वो उसके पास होना चाहिए, जो चीज उसको चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो द्विज संयोग की समस्या होती थी, ऐसा नहीं हो पाता था। बहुत बार वस्तुओं का विभाजन करना पड़ता था, क्योंकि अगर आप ज्यादा दे देंगे और वो कम दे रहा है तब भी नहीं चलेगा, दोनों को बराबर देना। तो वस्तुओं का विभाजन और संचय की कठिनाई, क्या जा रहा है संचय की कठिनाई मतलब उसको जमा करने का कठिनाई होता था। इन समस्याओं को दूर करने के लिए मुद्रा का विकास हुआ। इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए तो मुद्रा का विकास किया गया। आज मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम नहीं रहा, बल्कि आर्थिक विकास, बचत, निवेश और सामाजिक प्रगति का प्रमुख आधार बन चुका है। आज कहा जा रहा है कि मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम नहीं, मतलब अब सिर्फ किसी चीज को खरीदने के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक विकास के लिए, बचत के लिए, निवेश के लिए और सामाजिक प्रगति का प्रमुख आधार बन चुका है। बचत का मतलब क्या है? एक तो आप आर्थिक विकास करेंगे और बचत का मतलब है कि अगर आप वस्तु को देकर के वस्तु खरीदते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसको जमा करना पड़ेगा और बहुत दिन तक रखेंगे तो कुछ ऐसा जो खराब हो जाता है। लेकिन पैसा खराब होगा, पैसा को रख दीजिए बैंक में जमा करके, वो बढ़ेगा भी। तो निवेश कर सकते हैं, उसका सामाजिक प्रगति का ये प्रमुख आधार माना जाता है। आगे हम देखते हैं कि मुद्रा की परिभाषा क्या हो सकता है। मुद्रा की परिभाषा हम लोग यहाँ पर किस तरह से लिख सकते हैं। कहा जा रहा है कि मुद्रा वह माध्यम है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। मुद्रा के द्वारा क्या तो वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे अगर आप घर बना रहे हैं तो घर बनाने का क्या आपको मजदूर का जरूरत है और मजदूर आपके घर में आके काम किया तो उसको आप चावल आटा दे सकते हैं। आज के जमाने में आप चावल आटा नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है उसके घर में कोई बीमार होगा और उसको दवाई का जरूरत होगा, लेकिन आप दवाई नहीं दे सकते। उसके लिए क्या तो आपको पैसा देना पड़ेगा और वो कहीं पर जाकर के डॉक्टर से इलाज करवाएगा। इसी बारे में कहा जा रहा है कि मुद्रा वह माध्यम है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तथा जिसका सामान्य रूप से सभी लोग स्वीकार करते हैं, तथा जिसको क्या तो सामान्य रूप से सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। पैसा को सभी लोग क्या तो स्वीकार कर लेते हैं। कुछ विद्वान हैं जिनके द्वारा मुद्रा की परिभाषा दी गई, उसको हम लोग समझते हैं। पहले है अल्फ्रेड मार्शल। ये क्या कहते हैं मुद्रा के बारे में? ये कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे बिना किसी संदेह के वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय में सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। मतलब किसी भी संदेह के कोई भी वस्तु को खरीदिए बेचिए, उसमें क्या तो इसको स्वीकार कर लिया जाता है। मतलब पैसों देकर के, पैसा को देकर के आप किसी भी चीज को खरीद सकते हैं। आपसे कोई चीज खरीद सकता है आपको पैसा देकर के। दूसरे जहां पर विद्वान हुए क्राउथर। ठीक है, क्राउथर ये क्या कहते हैं मुद्रा को लेकर के? इनके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय का माध्यम तथा मूल्य मापक का कार्य करती है। मुद्रा क्या है तो एक ऐसा वस्तु है जो विनिमय का माध्यम है, मतलब लेन देन का माध्यम है, और मूल्य मापक का एक कार्य करता है कि कोई भी किसी भी चीज का कितना कीमत है, मूल्य की मतलब कितना महंगा है, इन सब चीजों का ये मापक है। आगे हम देखते हैं कि मुद्रा के कार्य क्या है, मुद्रा का क्या क्या कार्य है। तो पहला जो कार्य है मुद्रा का वो है विनिमय का माध्यम। ये कहते हो कि विनिमय का माध्यम है, किसी भी सामान को लेन देन करने के लिए एक माध्यम है। मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को सरल बनाना है। सबसे जो प्रमुख कार्य क्या है मुद्रा का, तो वस्तुओं का और सेवाओं का लेन देन सरल बनाना। वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यक्ति को अपनी वस्तु के बदले वही वस्तु ढूंढनी पड़ती है जिसकी उसे आवश्यकता हो। क्या कहा जा रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें क्या होता था तो व्यक्ति को अपनी वस्तु के बदले उन्हीं वस्तुओं को ढूंढना पड़ता था जिसको उसकी जरूरत है। ठीक है, मतलब अगर हमको किताब का जरूरत है तो हमको वही किताब ढूंढना पड़ेगा, जिसके पास किताब है उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा ताकि वो हमको किताब दे और उस चीज
हम उसको वो चीज दें जिसको वो जरूरत है, जिसका वो जरूरत है, ठीक है। मतलब दोनों को जरूरत को पूरा हो सके तभी वो वस्तु विनिमय प्रणाली हो सकता था। सीधा सीधा आप समझिए, मतलब एक व्यक्ति यहाँ पर, एक व्यक्ति यहाँ पर, इसको जो चीज का जरूरत है वो इसके पास मिलना चाहिए और इसको जो चीज का जरूरत है उसको यहाँ पर मिलना चाहिए, तभी ये सफल होता था। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यक्ति को अपनी वस्तु के बदले वस्तु ढूंढनी पड़ती थी जिसकी उसे आवश्यकता हो, जिससे लेन देन अत्यंत कठिन और समय लेने वाला हो जाता था, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिस चीज का आपका जरूरत है, ठीक है। उस तरह से बहुत ज्यादा कठिन होता था ये, बहुत ज्यादा समय लेने वाला होता था। मुद्रा के आने से यह समस्या समाप्त हो गई क्योंकि अब व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है। अब क्या करता है, तो कोई व्यक्ति अपने सामान को, अपने श्रम को, अपने क्या है तो टाइम को बेच करके पैसा कमाता है और फिर उस मुद्रा से अपनी अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीद सकता है। अब उसको जो चीज का जरूरत है वो पैसा देकर दूसरे लोगों से खरीद सकता है। इस प्रकार मुद्रा ने व्यापार और वाणिज्य को सरल, संगठित और विस्तृत बनाया है। तो एक इसका कार्य है, ठीक है, मुद्रा का। दूसरा जो इसका कार्य वो है मूल्य मापक। ये क्या करता है, तो मूल्य का मापक करता है। मुद्रा से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को एक सामान्य मानदंड में व्यक्त करने का कार्य करती है। क्या करता है, तो ये किसी मूल्य को, किसी भी सेवा को क्या करता है, एक मूल्य में सामान्य मापदंड के व्यक्त करने का ये काम करता है। इससे विभिन्न वस्तुओं की कीमतों की तुलना करना आसान हो जाता है। इससे क्या होता है, जो विभिन्न वस्तु है उससे कीमतों का तुलना करना आसान हो जाता है और आर्थिक गणना सरल हो जाती है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि मुद्रा जो है वो सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को एक सामान्य मापदंड में व्यक्त करने का कार्य करता है, ठीक है। मतलब कि कितना कीमत होना चाहिए और कितना कीमत रहता है, इन सब चीजों को व्यक्त करता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि उदाहरण के लिए जब हम किसी वस्तु की कीमत रुपए में व्यक्त करते हैं तो हमें आसानी से उसकी तुलना अन्य वस्तुओं से कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि अगर हम लोग किसी भी वस्तु की कीमत को रुपये में व्यक्त करते हैं तो हम आसानी से उसकी तुलना अन्य वस्तु से कर सकते हैं। जैसे हम एक 5 रुपए का कलम लेते हैं तो उसको हम लोग दूसरे से तुलना कर सकते हैं कि अगर हम 5 रुपए का कलम लेते हैं तो 5 रुपए का चॉकलेट भी मिलता है, तो इस तरह से उसकी तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा आर्थिक व्यवस्था में एक समान मापदंड प्रदान करती है। तो मूल्य का मापक ये कर सकता है कि 5 रुपए में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तीसरा जो इसका काम है वह है मूल्य संचय का साधन। मूल्य संचय का साधन, ठीक है। मुद्रा व्यक्ति को अपनी आय का एक भाग भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान करती है। जो मुद्रा है वो क्या करता है, तो व्यक्ति को अपनी आय का एक भाग भविष्य के लिए सुरक्षित करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखना कठिन था। आपको शुरू में ही बताएं कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वो प्रणाली में वस्तुओं को लंबे समय तक रखना सुरक्षित नहीं होता था, बहुत ही कठिन होता था। लेकिन पैसों को रखा जा सकता है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि लेकिन मुद्रा को आसानी से संचित किया जा सकता है। व्यक्ति अपनी बचत को नगद या फिर बैंक में जमा करके भविष्य में उपयोग कर सकता है। अगर उसके पास पैसा बच जाता है व्यक्ति के पास तो वो नगद रख सकता है या फिर बैंक में जमा करके क्या तो भविष्य के लिए उपयोग उसको कर सकता है। इस प्रकार मुद्रा बचत और निवेश को बढ़ावा देती है जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। इस प्रकार कहा जा रहा है कि ये क्या करता है, तो मुद्रा बचत और निवेश को बढ़ावा देता है। मतलब आप बचत कर सकते हैं, बैंक में उसको जमा कर सकते हैं और बाद में किसी चीज में उसको निवेश कर सकते हैं। अगला इसका कार्य मुद्रा का वह है स्थगित भुगतानों का मानक। स्थगित भुगतानों का मानक है, ठीक है। मुद्रा भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के लिए एक निश्चित आधार प्रदान करती है। कहा जा रहा है कि जो मुद्रा है वो भविष्य में किए जाने वाले जो भुगतान है उसके लिए एक निश्चित आधार प्रदान करती है। आज अधिकांश आर्थिक लेन देन ऋण, उधार या फिर किस्तों पर आधारित होते हैं। आज अधिकांश जो आर्थिक लेन देन है, ऋण है, ठीक है, ऋण पर, उधार पर या फिर किस्तों पर आधारित होते हैं जिन्हें मुद्रा के माध्यम से आसानी से निर्धारित किया जाता है। जिन्हें क्या तो मुद्रा के आधार पर आसानी से निर्धारित किया जाता है कि कितना ब्याज देना है, कितना किस्त देना है, ठीक है। इन सब चीजों से निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेकर उसे निश्चित समय पर वापस करता है। मुद्रा के कारण ऐसे लेन देन में स्पष्टता और विश्वास बना रहता है। मतलब मुद्रा से क्या है तो पता चल जाता है कितने दिन में ये चुकता हो सकता है, कितना इसका ब्याज हम लोग को देना पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो अधिकांश आर्थिक लेन देन है, जो ऋण है, उधार या फिर किस्त पर आधारित होता है जिन्हें मुद्रा के माध्यम से आसानी से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अगले इसका हम लोग कार्य देखेंगे वह है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। क्रय शक्ति का हस्तांतरण, मुद्रा के माध्यम से व्यक्ति अपनी क्रय शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से हस्तांतरित कर सकता है। जो मुद्रा है उसके माध्यम से व्यक्ति अपने क्रय शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से हस्तांतरित कर सकता है। उदाहरण के लिए बैंक या फिर डिजिटल माध्यमों से धन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। इससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलता है और आर्थिक संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होता है। तो क्रय शक्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है। अगर पैसा आपके पास है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजना चाहते हैं
तो अगर वस्तु विनिमय प्रणाली होता तो ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन आज के टाइम में क्या, तो उसको आप दूसरे व्यक्ति के पास भेज सकते हैं, पैसों को भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही आसान हो गया है। आगे हम देखते हैं मुद्रा के प्रकारों का, कि मुद्रा के प्रकार क्या क्या है। पहले जो मुद्रा का प्रकार है वो है वस्तु मुद्रा। तो वस्तु मुद्रा आज के टाइम में तो नहीं चलता, लेकिन पहले चलता था, ठीक है। वस्तु मुद्रा वह होती है जिसमें वस्तुएं स्वयं मुद्रा का कार्य करती है। जहां पर जो वस्तु है स्वयं मुद्रा का काम करता है, जैसे हम किसी को पैसे के बदले पैसा नहीं देते, मतलब किसी काम के बदले पैसा नहीं देते, बल्कि उसको वस्तु दे देते हैं, तो उसी को बोलते हैं वस्तु मुद्रा। प्राचीन काल में अनाज, नमक, पशु, चमड़ा आदि का उपयोग लेन देन के लिए किया जाता था। इन वस्तुओं का अपना आंतरिक मूल्य होता था। इसका क्या है, तो एक आंतरिक मूल्य होता था कि अगर आप इतना काम करते हैं तो इतना चमड़ा दे देंगे, इतना अनाज दे देंगे, तो आपका जो काम का कीमत है वो मिल जाएगा। इसलिए लोग इन्हें स्वीकार करते थे। किंतु समय के साथ साथ स्पष्ट हुआ कि इन वस्तुओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखना कठिन है। जो भी वस्तु उनको काम के लिए, सेवा के लिए, या फिर जो भी कार्य होते हैं उसके लिए दिया जाता था, उनका विभाजन आसान नहीं है। उनका जो विभाजन वो आसान नहीं है, और वे सभी स्थानों पर स्वीकार्य भी नहीं है, और सभी स्थानों पर क्या, तो स्वीकार्य भी नहीं है। इन सीमाओं के कारण वस्तु मुद्रा धीरे धीरे समाप्त हो गई और अन्य अधिक मुद्राओं का विकास हुआ। और क्या हुआ, तो अन्य अधिक सुविधाजनक मुद्राओं का विकास हुआ है। तो इस तरह से क्या है, तो ये इसका पहला प्रकार है वस्तु मुद्रा। दूसरा जो इसका प्रकार है मुद्रा का वो है धातु मुद्रा, ठीक है। जो धातु मुद्रा जो आज भी चलता है, जो स्टील का रहता है, लोहा का रहता है, वो धातु मुद्रा है। धातु मुद्रा सोना, चांदी और तांबा जैसी धातुओं से बनाई जाती थी, और यह लंबे समय तक प्रचलित रही। यह वस्तु मुद्रा की अपेक्षा अधिक टिकाऊ, और ये जो वस्तु मुद्रा था उसकी अपेक्षा में कहा जा रहा है कि अधिक टिकाऊ और विश्वसनीय थी, क्योंकि धातुएं आसानी से नष्ट नहीं होती थी, और उनका मूल्य भी अपेक्षाकृत स्थिर रहता था। और उनका जो मूल्य, क्योंकि सिक्का अगर 2 रुपए का बन गया तो वो 2 रुपए का रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो उनका मूल्य भी अपेक्षाकृत क्या, तो स्थिर रह गया। लेकिन वहीं पर अगर कोई चमड़ा दे दे रहा है, कोई अनाज दे दे रहा है, तो उसका जो फिक्स रेट है वो फिक्स नहीं होता था। धातु मुद्रा को आसानी से पहचाना जा सकता था, और इसे छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता था। और इसको क्या था, छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब अगर 2 रुपए का जरूरत है, और अगर 50 रुपए का सिक्का बनाया गया, तो अगर 2 रुपए का जरूरत है तो उसको बांट दिया जा सकता है, 2 रुपए करके, तो उसको मतलब 2 रुपए का सिक्का बनाया जा सकता था। इस तरह से कीमत लगाया जा सकता है, मतलब 2 रुपए खर्च करके आपको 48 रुपए मिल सकते हैं। इस तरह से उसको विभाजन किया जा सकता था। लेकिन अगर आपको अनाज दे दिया, तो अनाज में कैसे विभाजन हो सकता है? कोई चमड़ा दे देगा तो चमड़ा में किस तरह से विभाजन किया जा सकता था? नहीं होता था। इसके 2 प्रमुख रूप थे। एक तो होता था पूर्ण मूल्य मुद्रा, जिसमें धातु का वास्तविक मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर होता था। कहा जा रहा है कि एक तो पूर्ण मुद्रा होता था जिसमें धातु का जो वास्तविक मूल्य है वो उसमें अंकित मूल्य के बराबर था, मतलब जिसमें जितना उसमें लिखा हुआ है उसके बराबर वो होता था। और दूसरा होता था अपूर्ण मूल्य मुद्रा, जिसमें धातु का मूल्य अंकित मूल्य से कम होता था। जिसमें क्या था, धातु पर जितना लिखा हुआ है, अगर 10 रुपये लिखा है तो उससे उसका मूल्य कम होता था। यद्यपि यह मुद्रा काफी उपयोगी थी, लेकिन भारी होने और बड़े लेन देन में सुविधाजनक होने के कारण इसका महत्व कम हो गया। असुविधाजनक था ये, क्योंकि भारी है, बड़ा है, और बड़े लेन देन के लिए क्या है, तो असुविधाजनक होता था। मतलब अगर 50,000 का जरूरत है तो कहाँ 2-2 रुपए का सिक्का इतना सारा लेके जाएंगे, तो असुविधाजनक होने के कारण इसका जो महत्व वो धीरे धीरे कम होता गया। अगले जहाँ पर हम लोग इसके प्रकार को देखेंगे वो है कागजी मुद्रा। आज भी आप कागजी मुद्रा को देख सकते हैं। कागजी मुद्रा सरकार या फिर केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है, और आज के समय में यह सबसे अधिक प्रचलित मुद्रा है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कागजी मुद्रा जारी की जाती है। इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। ऐसा नहीं कि 100 रुपये को आप 50 रुपये में चला लेंगे, ठीक है। इसको कोई अलग मूल्य नहीं होता, बल्कि यह सरकार की गारंटी पर आधारित होता है। आप देखते हुए कि जो नोट है उसमें लिखा रहता है कि मैं धारक को 50 रुपये, 100 रुपये, जितना का नोट होता है वो बोलता है कि अदा करने का वचन देता हूँ। तो वो फिक्स है, आरबीआई के द्वारा वो फिक्स किया गया, इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। कागजी मुद्रा हल्की होती है, ले जाने में आसानी होती है, और बड़े लेन देन को सरल बनाती है। इससे कारण व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई, और यह आधुनिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई। तो इस तरह से क्या है, ये हल्का है, बड़े लेन देन के लिए काफी उपयोगी है, ठीक है, और आर्थिक गतिविधियों में तेजी से आई, और यह आधुनिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गया है। चौथा जो आप प्रकार देखेंगे मुद्रा का वो है बैंक मुद्रा। बैंक मुद्रा, तो बैंक मुद्रा क्या होता है समझते हैं। बैंक मुद्रा वह होती है जो बैंकों के माध्यम से लेन देन के लिए उपयोग की जाती है। जो बैंकों के माध्यम से लेन देन के लिए उपयोग की जाती है, जैसे कि चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, ये सब, ठीक है। इसको बोलते हैं बैंक मुद्रा। यह नगद मुद्रा का विकल्प प्रदान करती है, और बिना नकदी के लेन देन को संभव बनाती है। मतलब अगर आपके पास कार्ड है, एटीएम कार्ड है, तो आप एटीएम से पैसा कटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट अगर आपके पास है, मतलब कैसे जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, या फिर जो चेक है, क्रेडिट कार्ड है, ये सब क्या है, तो बैंक मुद्रा, जहां से आपको सिर्फ मतलब अगर आपके पास नगद नहीं है तब भी आप काम कर सकते हैं। बैंक मुद्रा सुरक्षित, सुविधाजनक और तेज होती है।
जिससे व्यापारिक गतिविधियां अधिक सरल हो पाती है, ठीक है, हो जाती है। आज के समय में बड़े लेन देन प्राय बैंक मुद्रा के माध्यम से ही किए जाते हैं, चाहे वो चेक हो, डिमांड ड्राफ्ट हो, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो, एटीएम कार्ड हो, इन सब चीजों से किया जाता है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। और इससे क्या होता है, जो श्रम है और जो समय दोनों की बचत हो पाती है। अगला जो हम लोग यहाँ पर प्रकार देखेंगे वो है डिजिटल मुद्रा। जो डिजिटल मुद्रा आप लोग उपयोग करते हैं फोन पे, गूगल पे वगैरह, ये सब आधुनिक युग में तकनीकी विकास के साथ डिजिटल मुद्रा का महत्व तेजी से बढ़ा है, जिसमें यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट बैंकिंग आदि के माध्यम से किए जाने वाले लेन देन शामिल हैं। तो डिजिटल मुद्रा क्या है, तो यही सब है जहां पर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन किस चीजों को खरीदारी करते हैं, वो सब। डिजिटल मुद्रा के माध्यम से व्यक्ति घर बैठे तुरंत भुगतान कर सकता है। यह सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक होती है तथा इसमें नकदी पर निर्भरता कम होती है। इसमें क्या है, तो अगर आपके पास कैश नहीं फिर भी आप किसी को चुका सकते हैं पैसा। वर्तमान समय में डिजिटल लेन देन को सरकार द्वारा भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था अधिक पारदर्शी बन रही है, जिससे जो अर्थव्यवस्था वो अधिक पारदर्शी बन रहा है। अगला जो यहाँ पर हम लोग प्रकार देखेंगे मुद्रा का वो है वैधानिक मुद्रा, ठीक है, वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा वह होती है जिसे सरकार द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त होती है और जिसे स्वीकार करना सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होता है, उसको बोलते हैं वैधानिक मुद्रा। जैसे कि भारतीय रुपया, ये क्या है, एक वैधानिक मुद्रा है। यदि कोई व्यक्ति इस मुद्रा को स्वीकार करने से मना करता है तो यह कानून के विरुद्ध माना जाता है। वैधानिक मुद्रा देश की आर्थिक व्यवस्था को स्थिरता और विश्वास प्रदान करती है। जो वैधानिक मुद्रा जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है या फिर जो देश के द्वारा बनाया जाता है और सभी को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हमने मुद्रा के कुछ प्रकारों को भी समझ लिया। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेंगे। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह न केवल लेन देन को सरल बनाती है बल्कि आर्थिक विकास, बचत, निवेश और व्यापार को भी प्रोत्साहित करती है। समय के साथ मुद्रा के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। वस्तु मुद्रा से लेकर के डिजिटल मुद्रा तक, जो आर्थिक और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। इसलिए किसी भी देश की आर्थिक उन्नति में मुद्रा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स माइनर 1 वीक का आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में हमको बता दीजिएगा। आपका तैयारी बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से करा देंगे। लेकिन अगर आप लोग कर लिए हैं तैयारी इसका और आप नहीं करना चाहते तो आप कमेंट करके यही बता दीजिएगा ताकि हम दूसरे सब्जेक्ट का तैयारी करा सकें। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।